नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आप सभी लोगों का उज्जवल क्लासेस आरटीपी में स्वागत है। आज हम इस कोरोना के वैश्विक महामारी में अथक परिश्रम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे ही हमारे इस वीडियोज के माध्यम से हिंदी विषय से संबंधित, व्याकरण विषय संबंधित, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या कक्षा 9, 10, 11, 12 में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, एक्सपर्ट टीचरों के माध्यम से आप लोगों तक यह वीडियोज प्रतिदिन भेजा जा रहा है और आप इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही ज्ञान को प्राप्त करें। यही हमारे इस चैनल का मूल उद्देश्य है, क्योंकि जो भी हम ये लोग कार्य कर रहे हैं यह निःशुल्क सेवा है, ताकि इस वैश्विक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लोगों का जो पढ़ाई है वह कहीं से बाधित न हो। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो संधि है, जो लेक्चर 4 में आएगा। इससे पूर्व आपने दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, ये आयादी स्वर संधि को पढ़े हैं और आज हम उसी स्वर संधि में से जिस संधि को पढ़ेंगे उस संधि का नाम होगा यण स्वर संधि, जो स्वर संधि की चौथी संधि है। यण स्वर संधि। देखिए यण स्वर संधि, देखिए यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये दो संधियाँ हाई स्कूल के हिंदी पेपरों में हर साल इससे संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये जो संधि है ये न कि सिर्फ हाई स्कूल में ही ये आएगा, बल्कि 9, 10, 11, 12 के पेपरों में भी जो संस्कृत विषय है 9, 10 में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और जो 11th, 12th हैं उसमें भी यण स्वर संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, डीएलएड, बीटीसी, इन सब में हिंदी विषय हो या संस्कृत विषय हो, इस संधि संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम यण स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। यण स्वर संधि क्या है? इसका सूत्र है इको यणाची, इको यणाची, ठीक है, इको यणाची, ये इसका सूत्र है। अब इस इको यणाची सूत्र का अर्थ जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए इको यणाची को हम इस तरह समझ सकते हैं अर्थ के माध्यम से, इसका मूल अर्थ क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे इको यणाची में एक प्रत्याहार आपको दिखाई दे रहा है, इक, ठीक है, इक, और एक प्रत्याहार आपको दिखाई दे रहा है यण, ठीक है। इको यणची अर्थात इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में आने वाले बाण है। इक प्रत्याहार में कौन कौन से बाण आते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ पे माहेश्वर सूत्र पर ध्यान देंगे। माहेश्वर सूत्र, देखिए माहेश्वर सूत्र जिसकी संख्या 14 बताई गई है और वह जो 14 सूत्र थे महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शंकर की उपासना की थी, जिसे शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाए थे। तो वह जो डमरू से जो ध्वनियाँ निकली उसी को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिनकी संख्या 14 है। तो देखिए हमको ई का प्रत्याहार बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे? माहेश्वर सूत्रों को नोट करेंगे। ई, आ,
ई ऊ ड़ा, अयूणा, री, लृ, का। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इक प्रत्याहार, अयूणा, री, लृ, का। तो यहाँ अ से क तक ये आपका अक प्रत्याहार हो गया, ई से क तक ये आपका इक प्रत्याहार हो जाएगा, ऊ से क तक ये आपका उक प्रत्याहार हो जाएगा। तो इस तरह से जो 14 प्रकार के सूत्र हैं वह सभी सूत्र आपको अगले जो वीडियो बनाया गया था माहेश्वर सूत्र, उसमें आप उसको देख करके समझ सकते हैं। अब देखिए प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो हलंत लगे वर्ण है इनको हमें नहीं गिनना है, और ई से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ई वर्ण को लेना है, का वर्ण को छोड़ देना है। तो देखिए हलंत लगे वर्णों को छोड़ देंगे, अड़ा और का को। तो इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई, ऊ, री, लृ। इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है ई, ऊ, री और लृ। ठीक है, इको यणची, एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है ई, ऊ, री और लृ, जो क्रमशः यण प्रत्याहार में बदल जाते हैं, जो क्रमशः यण प्रत्याहार में बदल जाते हैं। ठीक है, जो क्रमशः यण प्रत्याहार में बदल जाते हैं। और यण जो प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से यण जो प्रत्याहार है उसको बनाएंगे। तो यण प्रत्याहार में सिर्फ 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ल, जो क्रमशः यण प्रत्याहार में बदल जाएंगे, य, व, र और ल। अर्थात ई वर्ण का य हो जाएगा, ऊ वर्ण का व हो जाएगा, री वर्ण का र और लृ वर्ण का ल हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। देखिए एक प्रत्याहार में एक प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो प्रत्याहार हमने बताया कि वर्ण समूहों का जो एक संक्षिप्त कथन है उसी को क्या कहेंगे, प्रत्याहार। तो जैसे मान लीजिए ई से लृ तक, अब ये जो ई से लृ तक एक वर्णों का समूह है जिसको महर्षि पाणिनि जी ने संक्षिप्त में क्या कह दिया, इक कह दिया। ठीक है, इक। और यवरला वर्णों का समूह है जिसको पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र के आधार पर यण कह दिया। ठीक है, तो वर्ण समूहों के संक्षिप्त कथन को या वर्णों का कई समूह हो जिसको छोटे में कहना, संक्षेप में कहना ही क्या है, प्रत्याहार है। तो देखिए इको यणची, यानी कि इसमें 2 प्रत्याहार है, एक इक प्रत्याहार है और एक क्या है, यण प्रत्याहार। यानी कि इक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है ई, ऊ, री, लृ, जो क्रमशः ई का क्या बन जाएगा, ई का क्या बन जाता है, य। ऊ का क्या बन जाएगा, ऊ का व, और री का र और लृ का ल हो जाता है। तो जो ये वर्ण है ये इक में आएंगे, ई, ऊ, री, लृ, और य, व, र, ल ये आएंगे यण प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार में आने वाले ये वर्ण हो गए और इक प्रत्याहार में आने वाले ये वर्ण हो गए, ई, ऊ, री, लृ। तो इस तरह से इसको आपने जाना। अब जो है, अब इन 4 प्रकार के जो वर्ण है उस आधार पर हम इसके अब उपनियम को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई भी शब्द आए
और वह शब्द आ जाता है तो उस शब्द को ही देखते आप कैसे बताएंगे कि इसमें यण स्वर संधि है। तो इसके लिए एक थोड़ा सा पहचान देख लेंगे। यण स्वर संधि का कोई भी शब्द हो तो य, व, र, ल इन चारों वर्णों से पूर्व अगर आधा वर्ण किसी भी शब्द में दिखे तो उस शब्द में अधिकांशतः यण स्वर संधि होता है। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द ले लीजिए, प्रत्येक, ठीक है, मध्वरी, मात्रा, ज्ञा, लादेश, ठीक है, लादे। अब य से पूर्व क्या है? य से पूर्व आधा वर्ण, व से पूर्व आधा वर्ण, त्र में क्या है? र है, तो त से पूर्व भी क्या है? आधा वर्ण है, ठीक है। त्र से पूर्व भी क्या है? आधा वर्ण इसमें है। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, मा त रा ज्ञा, ठीक है, मातराज्ञा, पूरा खोल कर लिखेंगे तो इस तरह होगा। तो ये जो हलंत लग गया है तो ये तक क्या हो गया? आधा हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मात्राज्ञा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखिए, य है, व है, र है, ल है, इससे चारों वर्ण के पूर्व अगर कोई भी शब्द में आधा वर्ण आपको दिख जाए तो उसमें आप जानिए कि उसमें यण स्वर संधि होता है। यण स्वर संधि का जो पहचान है एक बार लिख लेंगे। किसी भी शब्द में य, व, र, ल इन वर्णों से पूर्व अर्थात पहले आधा वर्ण दिखाई दे तो उस शब्द में अधिकांशतः यण स्वर संधि होता है। यण स्वर संधि होता है, ठीक है। य, व, र, ल इन चारों वर्णों से पूर्व अगर आपको किसी शब्द में आधा वर्ण परिलक्षित होता है तो उस शब्दों में अधिकांशतः यण स्वर संधि होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप एक एक पॉइंट को उदाहरण सहित समझेंगे। जैसे इसमें जो नियम है, उपनियम, उपनियम इसके 4 बनेंगे। जो पहला उपनियम है, ठीक है, पहला उपनियम क्या है? यहाँ पे इन शब्दों को लिख लेते हैं, ई, उ, री और लृ। ई का क्या बन जाता है? य, व, र, ल। देखिए 4 इसमें वर्ण है और इसके उपनियम भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो यदि पहले पद में छोटी ई या बड़ी ई आए, इसके बाद
दूसरे पद में ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पद है, दूसरे पद में कोई असमान वर्ण आए, दूसरे पद में कोई असमान वर्ण आए। अब असमान वर्ण का मतलब, असमान वर्ण का मतलब ये है कि छोटी और बड़ी न आए, बल्कि इसको छोड़कर कोई और वर्ण आ जाए। अर्थात मान लीजिए पहला पद है, पहला पद, और ये क्या है, दूसरा पद। तो इसका नियम ये है कि पहले पद में क्या आए, छोटी आए या बड़ी आए। इसके बाद जो दूसरा पद है, दूसरा पद में कोई भी असमान वर्ण आए, अर्थात छोटी और बड़ी को छोड़कर। यहाँ पे क्या आ सकता है, अ आ सकता है, आ सकता है, छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आए, री आए या बड़ी री आ जाए। ठीक है, ए आए, आए, ओ आए या आओ आ जाए। माने इसमें क्या है कि छोटी और बड़ी को छोड़ करके इनमें से कोई भी वर्ण दूसरे पद में आता है। छोटी और बड़ी को पहला पद में आए और दूसरे पद में ये वर्ण आए, इन वर्णों को छोड़ करके इसमें से कोई भी वर्ण दूसरे पद में आता है तो छोटी या बड़ी का क्या बन जाता है, यह हो जाता है। छोटी और बड़ी का क्या हो जाएगा, यह। अर्थात इसमें का कोई भी एक वर्ण और इसमें का कोई भी एक वर्ण, ये किस में बदल जाएंगे, य में। ठीक है, कोई भी जैसे इसमें का स्वर आएगा उसके ही अनुसार य पे मात्राएं लग जाएगी। अगर आ आएगा तो य हो जाएगा, आ आता है तो या हो जाएगा, छोटा ऊ आएगा तो यू हो जाएगा, बड़ा ऊ आएगा तो यू हो जाएगा। उसी तरह ए, आए, ओ, आओ, कोई भी वर्ण आता है दूसरे पद में तो जो स्वर वर्ण आए उसी के अनुरूप य पे मात्राएं हो जाती हैं। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण, शब्द ले लिया जाए कोई भी, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक शब्द इत्यादि शब्द को नोट कर लेंगे। इत्यत्र, ठीक है, इत्यत्र। इसके बाद है काव्यादि, इसको चलिए इसको पहले इसका विच्छेद कर लेते हैं, इसके बाद और शब्दों को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है आपको प्रत्येक है, इत्यादि है, इत्यत्र है, इसमें आपको यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह दिखाई दे रहा है। और इस यह वर्ण से पूर्व आपको प्रत्येक शब्दों में क्या दिखाई दे रहा है, आधा वर्ण दिखाई दे रहा है। तो य और व, या व, र, ल, इन चारों वर्णों से पूर्व अगर किसी भी शब्द में आधा वर्ण आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है यण स्वर संधि होता है। यद्यपि, अत्याचार, चलिए इनका हम कैसे विच्छेद करेंगे, पहले पद में और दूसरे पद में। तो अब जैसे प्रत्येक शब्द है तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि पहले पद में छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रति। जो भी यहाँ पे शब्द पहले में लिखेंगे वह जो है सार्थक होना चाहिए। अगर इसी प्रति को ऐसे हम लिखें तो ये प्रति आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रति ऐसे लिखना है, यहाँ पे इस तरह से प्रति लिख रहे हैं छोटी आता है, और इस तरह से प्रति लिखेंगे तो क्या आएगा, बड़ी आएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि प्रति कौन सा सही है, तो प्रति आपका ये वाला सही है, ना कि ये वाला सही है। तो प्रतिधन। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, यह पे कौन सी मात्रा लगी है, तो एक ही मात्रा, इनमें से कोई भी बना सकता है। ये की मात्रा लगी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक।
प्रति प्लस एक, पहले पद में क्या आया, छोटी, इसके बाद दूसरे पद में क्या आया, ए, यहाँ पे छोटी और यहाँ पे ए, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, या तो बनेंगे, क्योंकि ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्वर है, तो अगर ए है तो ए की मात्रा ये होगी, तो ये मात्रा इस पर लगेगी। ठीक है, तो रूप क्या बनेगा, ये जो है प्रातः ये जो ता है इसमें से ई हटा लिया गया है, तो ये वर्ण क्या हो जाएगा, आधा, तो ये प्रत्यय हो गया। और यहाँ से ये हट गया, ये हट गया, ए हटा दिया गया और यहाँ से ई हटा दिया गया, ये दोनों मिलकर या में बदल गए। और जब या में बदल गए तो यहाँ का जो ए वर्ण है ये भी हट जाएगा, तो ए की जो मात्रा है या पे लगेगी, तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे क है तो यहाँ पे क हो जाएगा। तो प्रतिधन एक से क्या बन गया, प्रत्येक। उसी तरह से अगला एक और शब्द देखेंगे, यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं, इसके जो उपनियम के कोष्टक हैं यहाँ पे लिख लेंगे, छोटी प्लस ए बराबर ये, ठीक है, छोटी प्लस ए बराबर ये क्या बन जाएगा, ये। अगला शब्द देखिए, अगला जो शब्द है इत्यादि, इत्यादि। तो अब इत्यादि, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो पहले वाले पद में क्या होना चाहिए, छोटी या बड़ी, इसके अतिरिक्त कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रति धन एक हो गया और ये हो जाएगा इति, इति प्लस यहाँ पे कौन सा स्वर है, तो यहाँ पे क्या है, आ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आदि कर देंगे। यहाँ पे जैसी मात्रा लगेगी दूसरे पद में आने वाले जो वर्ण है उस पर क्या होगा, वही जो स्वर होगा। तो इति धन आदि से क्या बन गया, इत्यादि, यानी यहाँ का छोटी और यहाँ का जो आ वर्ण है ये दोनों हट जाएंगे और ये दोनों किस में बदल जाएंगे, या में बदल जाएंगे। तो ये दोनों या में बदलेंगे, यानी छोटी या में बदल गया, और यहाँ पे जो स्वर होगा तो यह स्वर, ये आ की मात्रा जो है तो यह या पे बदल जाएगा, यानी ये और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या। तो ये जब या बन जाएंगे तो ये जो मात्रा है यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये क्या बन गया, आधा, ये क्या बन गया, आधा, ई आधा ता, ये हट गया और यहाँ इन दोनों के स्थान पे जो या हुआ तो ये जो मात्रा है या पे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा या, और ये द है तो दी। तो इति धन आदि से क्या बन जाएगा, इत्यादि। ठीक है, इसका उपनियम लिख लेंगे किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो छोटी प्लस आ, छोटी प्लस आ बराबर ये हो जाएगा या। उसी तरह इत्यत्र, इत्यत्र दिया है, तो कोई भी शब्द हो अगर उस शब्द में यवरला से पूर्व कोई भी आधा वर्ण आता है तो उसमें यण स्वर संधि होता है इत्यत्र में। तो इत्यत्र में फिर इसको भी ऐसे करना है, इति धन, अब देखिए या में कौन सा स्वर है, आ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अत्र, इति धन अत्र से क्या बन जाएगा, इत्यत्र। उसी तरह इसमें कर देंगे छोटी प्लस अ बराबर ये क्या हो जाएगा, या। ठीक है, अगला एक और शब्द लिखेंगे, अभ्युदय, अभ्युदय। अब मान लीजिए अभ्युदय का संधि विच्छेद करना हो, अत्याचार का करना, यद्यपि का करना, यद्यपि का करना है, तो ये हो जाएगा यदि धन अपि, यदि धन अपि से क्या बन जाएगा, यद्यपि, यदि धन अपि से यद्यपि, यानी कि द में जो छोटी ई है और आ में प्लस आ, तो ये दोनों मिलकर किस में बदलेंगे, या में। तो यद्यपि, अगर यद्यपि को लिखा जाए तो यद्यपि को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो यद्यपि ऐसे हो गया। अब इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखें तो इसको हो जाएगा य द य पी। अब देखिए या से पूर्व क्या हो गया, द, आधा वर्ण हुआ,
तो य से पूर्व जब आधा वर्ण होगा तो उस शब्दों में क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। तो यदि धन अपी से क्या बन जाएगा, यद्यपि, तो छोटी प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, य। अगला देखेंगे अत्याचार शब्द है, अत्याचार शब्द है तो अति धन, ये हो जाएगा अति धन। अब य में कौन सा स्वर है, आ, तो ये हो जाएगा अति धन आचार बराबर अत्याचार। ठीक है, अति धन आचार बराबर अत्याचार, यानी छोटी प्लस आ, छोटी प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, या। अगला एक जो शब्द है अभ्युदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अभ्युदय। अभ्युदय शब्द आ जाए और अभ्युदय शब्द का पूछ दिया जाए कि अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहला इसका जो पहचान हमने बताया कि कोई भी शब्द हो उसमें आप देखिए कि यवरला आए, यवरला वर्ण से पूर्व आधा वर्ण हो तो उसमें यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यह वर्ण से पूर्व क्या है, आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो अभ्युदय का क्या हो जाएगा, अभिधान। अब य में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ, तो उदय, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, यानी छोटी प्लस छोटा ऊ, छोटी प्लस छोटा ऊ बराबर ये क्या बन जाएगा, यू। इसी तरह से जितने भी शब्द हैं वह इसी आधार पर बनेंगे। अत्यंत शब्द को एक ले लिया जाए, अत्यंत, अत्यंत शब्द है। अब मान लीजिए इसका बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, तो यह से पूर्व आधा वर्ण है तो ये हो जाएगा अति प्लस ये य में कौन स्वर है, आ, अति धन अंतः बराबर अत्यंत, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटी प्लस यहाँ पे आ है बराबर, ये दोनों किसमें बदल जाएंगे, य में। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हम पहला उपनियम समझेंगे यण स्वर संधि का, तो उसमें यह ध्यान देना है कि पहले पद में छोटी हो या बड़ी हो, इसके बाद जो दूसरा पद हो छोटी और बड़ी को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आए, तो जो कोई स्वर वर्ण आता है उसी के आधार पर हम यह पर मात्राएं लगाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला उपनियम समझने का प्रयास करते हैं। उपनियम, अब इसके बाद हम दूसरा उपनियम देखेंगे यण स्वर संधि में। दूसरा उपनियम क्या है, तो दूसरा उपनियम को समझने के लिए, यानी इसमें हमने बताया कि दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। देखिए कोई भी चीज़ हो उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक का ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, अस्थायी रूप से नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अस्थायी रूप से बनाने के लिए हमको विस्तारित रूप में पढ़ना होगा। इसलिए 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़ाएंगे विस्तारित रूप में पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग विस्तार से उसको जानें। शॉर्टकट जो रास्ता होता है वह शुरुआत में तो अच्छा होता है, लेकिन आने वाले समय में आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो देखेंगे उपनियम नंबर दूसरा, पहला और दूसरा पद। तो उपनियम दूसरा में ये है ई उ री लृ, ये वर्ण बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। इसका यह हो जाएगा, ये आपने पढ़ लिया पहला उपनियम। ये दूसरा उपनियम है, ऊ का क्या बन जाएगा, वह हो जाएगा। और ये तीसरा उपनियम है, री का क्या बन जाता है, रा, और लृ का क्या बन जाएगा, ला। ये चौथा उपनियम है। तो इस तरह से इसमें 4 उपनियम बनेंगे। तो हम उपनियम नंबर दूसरा पढ़ेंगे। यानी पहले पद में उपनियम में देखेंगे, पहले पद में यहाँ पे छोटा ऊ हो या फिर क्या हो, बड़ा ऊ हो। इसके बाद दूसरे पद में कोई भी असमान स्वर आए, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, जैसे आ जाए, छोटी आ जाए, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ, औ, अंग आ जाए या आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर इसमें दूसरे पद में
कोई भी वर्ण आता है तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, उन दोनों के स्थान पे वह हो जाता है। किसके स्थान पे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और इसमें से जो भी स्वर दूसरे पद में आएंगे उसी के अनुरूप वह पे मात्राएं लग जाती हैं। जैसे एक शब्द लेंगे उदाहरण के तौर पे, देखिए उदाहरण में जिसे हमने शब्द दे दिया मध्वरी, ऐसे शब्द हो गया मध्वरी। मध्वरी शब्द है और मध्वरी शब्द का हमें क्या करना, विच्छेद करना है। हमने बताया था कि वह से पूर्व क्या होना चाहिए, आधा वर्ण होना चाहिए। मध्वरी में क्या आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो मध्वरी का हमें विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पहला पद लिखेंगे, पहला पद, और तो इसमें आप देखिए, और ये हो जाएगा दूसरा पद। पहला पद में इसमें से हो जाएगा मधु प्लस मधु। व में कौन सा स्वर है, तो वह में आपको स्वर दिखाई दे रहा है क्या, अ, तो ये हो जाएगा अरी। मधुधन अरी से क्या बन गया, मध्वरी। मधु प्लस यानी कि छोटा ऊ प्लस अ बराबर व। तो ये जो छोटा ऊ है वह में बदल गया, और जो ये है ये दोनों यहाँ से हट गया। ठीक है, यानी यहाँ पे यह है तो ये वह होगा। अगर यहीं पे छोटी आ जाता है तो ये वी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऊ है तो यहाँ पे वी हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे स्वर आएंगे उसके अनुरूप ये बदल जाएंगे। तो मधुधन अरी बराबर क्या हो जाएगा, मध्वरी। मधु प्लस अरी बराबर क्या हो जाएगा, मध्वरी। यानी कि छोटा ऊ प्लस अ बराबर ये हो जाएगा अ। अब जैसे अगला शब्द है स्वागत। स्वागत शब्द है, वह से पूर्व आधा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, तो वह से पूर्व आधा वर्ण दिखाई दे रहा है। इसका हम विच्छेद जब करेंगे तो ये हो जाएगा सु प्लस वह में कौन सा स्वर है, आ है, तो ये हो जाएगा आगत। सुधन आगत। सुधन आगत से क्या बन गया, स्वागत। और इसका हम लिख लेंगे छोटा ऊ प्लस आ बराबर ये क्या बन गया, वा। यानी जैसा यहाँ पे स्वर होगा उसी के अनुरूप वह पे स्वर जाएगा। जैसे अगला एक और शब्द देंगे गुरुआदेश। गुरुआदेश, तो गुरुआदेश में अब यहाँ पे जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा गुरु प्लस आदेश। गुरुधन आदेश से बन गया गुरुआदेश। गुरुधन आदेश तो हो जाएगा गुरुआदेश। गुरुआदेश यानी गुरुआदेश, यानी वह से पूर्व आपको क्या दिखाई दे रहा है, आधा वर्ण दिखाई दे रहा है र। तो गुरु में छोटा ऊ है और आदेश में आ है, ये दोनों मिलकर के व में बदलेंगे। यानी कि यहाँ पे जब आ होगा तो ये वाह हो जाएगा। तो गुरुधन आर्देश से गुरुआर्देश हो जाएगा। गुरुधन आर्देश ऐसे कर लेंगे, गुरुधन आर्देश से गुरुआर्देश। चलिए एक आध दो और इसमें का देख लेते हैं बस उदाहरण। इसके बाद जो है मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और जो है शब्द देखेंगे, मनवंतर शब्द है। मनवंतर शब्द, इस तरह से शब्द आ जाए, मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें व वर्ण तो नहीं है। अगर व वर्ण है तो व वर्ण से पूर्व आधा वर्ण तो नहीं है, हाँ आधा वर्ण है। अगर आधा वर्ण है तो आप जान जाइए कि इसमें जो है कौन संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। और जब यण स्वर संधि हो जाएगी तो हम जानते हैं कि जो इसमें व आया है वह उ के स्थान पर आया है। तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो पहला पद में क्या लिखेंगे, मनु। ठीक है, मनु शुद्ध शब्द ये होगा, न कि मनु ऐसे लिखेंगे, मनु ऐसे नहीं लिखेंगे। जबकि यहाँ पे छोटा और बड़ा होना चाहिए, जो भी शब्द हम लिखें वह सही होना चाहिए, सार्थक हो जाए। मनुधन, यहाँ पे देखें वह में कौन सा स्वर है, आ, तो ये हो जाएगा अंतर। मनुधन अंतर बराबर ये हो जाएगा मनवांतर। यानी छोटा ऊ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, व में बदल गया। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको दूसरा नियम
उपनियम भी समझ में आया होगा। अब तीसरा उपनियम हम समझते हैं। तीसरा उपनियम क्या करना है, इसमें देखिए पहले पद में क्या हो, छोटी री हो या बड़ी री हो, इसके बाद दूसरे वाले पद में छोटी री और बड़ी री को छोड़कर कोई भी असमान वर्ण आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। यानी कि इसका उपनियम तीसरा है कि पहला पद में छोटी री या बड़ी री है, इसके बाद दूसरे पद में कोई असमान वर्ण है, कोई भी असमान वर्ण आता है, कोई भी असमान वर्ण, पहले पद में छोटी री और बड़ी री और दूसरे में कोई भी असमान वर्ण, यानी कि री और बड़ी री को छोड़ करके कोई भी वर्ण यहाँ पे आ जाए जो आप जानते हैं कि ये आ जाए, ये आ जाए, या छोटा हूँ या बड़ा हूँ, ए ऐ ओ औ अंग अह, यानी कोई भी इनमें से वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, र हो जाता है। पहले वाले वर्ण में री या बड़ी री होना चाहिए, इसके बाद दूसरे वाले पद में इनमें से कोई भी वर्ण हो वह र में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। चलिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में कुछ शब्द ले लेंगे, जैसे मात्राज्ञा शब्द है, पित्राज्ञा शब्द है, मात्राज्ञा शब्द, पित्राज्ञा शब्द, भ्रातृंश शब्द, ठीक है, मात्रंश शब्द, इस तरह से कर लेंगे। भात्रंश, ठीक है, भात्रंश, भात्रादेश, भात्रादेश। चलिए इसको इतना ही में समझते हैं, इस तरह से हम कर लेंगे। अगर इसको हमें बनाना है, इसका विच्छेद करना है, तो हमें बस ये ध्यान देना है कि पहले पद में छोटी री या बड़ी री होना चाहिए, इसके बाद इसमें से कोई भी वर्ण आएगा, ठीक है। कोई वर्ण कब आएगा, जब हम देखेंगे कि री का र होता है, री का र होता है, री का जब र होगा तो ये जो र वर्ण है, र से पूर्व जो भी कोई भी वर्ण आता है उसमें जो मात्रा लगी रहेगी उसी के अनुरूप ये होगा। जैसे मातृ होगा, पहले पद में जब इसका विच्छेद करेंगे तो मातृ होगा। अब देखेंगे कि त जो वर्ण है, यानी कि त में क्या है, र है, त में र है, तो अब उस र पे मात्रा कौन सा लगा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ की मात्रा लगे हैं, तो मातृधन क्या हो जाएगा, आज्ञा, मातृधन आज्ञा। यानी कि यहाँ पे क्या आया, री और प्लस ये इसमें इस शब्द में क्या आया, आ, ठीक है, इसमें आ आ गया, तो री प्लस आ बराबर किस में बदल जाएंगे, यानी री का रा बना, अगर यहाँ पे आ स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, रा, ठीक है, रा। तो मातृ धन आज्ञा, यानी ये जो त है ये आधा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है। मात्राज्ञा को ऐसे लिखेंगे, मा त रा ज्ञा, तब समझ में आ जाएगा। ये जो रा से पूर्व जो वर्ण है त, हलंत लगा देने से वो वर्ण क्या हो गया, आधा। तो कोई भी अण स्वर संधि हो, उस अण स्वर संधि में अवरवल से पूर्व अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो आप 90% तक ये जानिए कि उसमें अण स्वर संधि होगा। यानी कि पहले वर्ण के बाद दूसरा वर्ण क्या होता है, अधिकांशतः आधा वर्ण होता है, और कभी कभी जो है जैसे स्वागतम शब्द में आप देखा जाएंगे तो पहला ही वर्ण आधा हो गया, लेकिन इस तरह से 90% तक ऐसा होता है कि पहले वर्ण के बाद दूसरा जो वर्ण होता है वो आधा होता है। या इधर से लिया जाए तो य व र ल, इन वर्णों से पूर्व आधा वर्ण हो तो उसमें अण स्वर संधि होता है। चलिए अगला, इसी तरह से जो है दूसरा जो उदाहरण देखेंगे तो यह हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, ये रूप बन जाएगा। यानी कि री, यहाँ पे री है और यहाँ पे क्या है, री प्लस आ बराबर ये क्या हो जाएगा, रा।
पितृधन आज्ञा से पितराज्ञा, भातृंश यानी कि भातृ शब्द से बना है। तो भातृ प्लस यानी त में कौन सा स्वर है, तो अंग, तो अंश हो जाएगा। भातृधन अंश से क्या बन जाएगा, भातृंश, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा री प्लस अन बराबर ये क्या हो जाएगा, रन। ठीक है, इसके बाद भात्रादेश, तो ये हो जाएगा भातृ प्लस आदेश, भातृ प्लस आदेश, यानी कि जो ये कोई भी वर्ण हो इसमें छोटी री या बड़ी री होना चाहिए। तो भातृधन आदेश से क्या होगा, भात्रादेश, यानी कि छोटी री प्लस आ बराबर ये क्या हो जाएगा, रा। तो भातृ आदेश से भात्रादेश। इस तरह से आपने तीसरा उपनियम शब्द। चौथा उपनियम हम देखेंगे। चौथा जो उपनियम होगा उसको इस तरह से समझना है। चौथा उपनियम में क्या होगा कि पहले पद में री होना चाहिए, इसके बाद कोई भी असमान वर्ण हो, कोई असमान वर्ण, दूसरे पद में कोई भी असमान वर्ण आए तो ली का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। और कौन सा वर्ण है जिसका हर दीर्घ रूप नहीं होता, तो वह ली वर्ण है। ये जो ली वर्ण है संस्कृत का वर्ण है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। ली का क्या बन जाएगा, ल, यानी पहले पद में ली आए, इसके बाद कोई भी असमान वर्ण आए, यानी ली को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है तो उसके स्थान पर हो जाएगा आपका ल। ठीक है, जैसे उदाहरण में शब्द है लादेश, लादेश। अगला शब्द लिखेंगे लकार, अगला शब्द है लाकृति, और इसके बाद एक और शब्द बना लेंगे लादेशः, लकारः, लाकृति और लाकार। एक शब्द लेंगे लाकार। इन शब्दों का हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। ठीक है, विच्छेद करना है। तो विच्छेद करने के लिए क्या करेंगे, लादेश शब्द है तो ये ला जो है ली में बदल जाएगा। पहले पद में क्या होगा, पहले पद में ली होगा, ली प्लस। अब ली प्लस ल पे देखेंगे कौन सा स्वर वर्ण है, तो ल पे क्या है, आ स्वर वर्ण है, तो ये हो जाएगा आदेश। ठीक, ली धन आदेश बराबर क्या हो जाएगा, लादेश। यानी कोष्टक में लिख सकते हैं ली प्लस आ बराबर ला। अगला ली प्लस अकार। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि, यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे भी स्वर हो पहले पद में, दूसरे पद में भी क्या हो, स्वर हो। स्वर स्वर का जहाँ मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि होता है। तो देखिए ली धन अकार बराबर लकार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे पहले पद में ली वर्ण आया है, इसके बाद दूसरे पद में अ वर्ण आया है, तो ली प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, ल। ठीक है, उसी तरह लाकृति शब्द, लाकृति शब्द को आपको लिखना है। तो लाकृति शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें इससे संबंधित हाई स्कूल के हिंदी के पेपरों में अधिकांशता आता है। तो लाकृति शब्द का यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, पहले पद में ली पर कर लेंगे और इसके बाद ल में कौन सा स्वर वर्ण है, तो आ, ली धन आकृति बराबर ये हो जाएगा लाकृति। ली धन आकृति से लाकृति ये रूप बनेगा, यानी कोष्ठक में यहाँ पे लिखेंगे ली प्लस आ बराबर ला। फिर एक लास्ट देखेंगे लकार, तो लकार के लिए ली धन, अब ल में कौन सा है, आ है, तो आकार कर लेंगे। ली धन आकार से क्या बन जाएगा, लकार। ठीक है, ली धन आकार से क्या बनेगा, लाकार, अर्थात ली प्लस आ बराबर ये हो जाएगा ला। इस तरह से
जो यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि को आपने इसका सूत्र, उदाहरण और उपनियम को समझा। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको जो यण स्वर संधि है, यह यण स्वर संधि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को, उज्ज्वल क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हम लोगों के द्वारा दिया गया जो भी शिक्षा है वह कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।